नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में होंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद अंकित जी। सर, 5 राज्यों के एक तरीके से चुनावी मौसम जो है वो धीरे धीरे करीब आ रहे हैं और 2022 में इन राज्यों में चुनाव होने हैं शुरुआत में ही। जी। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो निगाहें हैं वह उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के ही रास्ते दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। और 2014 और 2019 के चुनाव में हमने देखा भी जी। किस तरह से भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश संजीवनी साबित हुआ। जी। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश की हाल फिलहाल की राजनीति, क्योंकि अब चुनाव है तो सभी दल अपने दांव पेच वहाँ पे लगाने शुरू कर चुके हैं। ओवैसी का खूब दौरा हो रहा है। इसके अलावा मायावती ब्राह्मण महासभा कर रही हैं। जी। ऐसे में अखिलेश यादव भी लगातार दौरे कर रहे हैं। भाजपा अपनी रणनीति बना ही रही है। जी। वर्तमान में यूपी की राजनीतिक हलचल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है, आपने बिल्कुल सही कहा। और आपने जैसा कि कहा कि जो दिल्ली की गद्दी का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होते हुए जाता है, ये भी बिल्कुल एक प्रचलित एक कहावत ही बन गई है हमारे देश में। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में इसमें एक लाइन जोड़ दी थी कि सिर्फ दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर नहीं जाता, देश की तरक्की का रास्ता भी यूपी से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश अगर समृद्ध हो, उत्तर प्रदेश अगर विकसित हो, उत्तर प्रदेश में अगर विकास की धारा बहे, तो निश्चित रूप से देश पर असर पड़ेगा। अगर देश की कुल विकास दर हम देखेंगे तो उस पर एक असर पड़ेगा। और अगर हम हाल के जैसा आपने मायावती का जिक्र किया, ओवैसी का जिक्र किया, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हाल के मायावती के एक बयान की मैं चर्चा करना चाहूँगा। उनके उस बयान ने ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, विकास एक मुद्दा बन सकता है, बीजेपी विकास के मुद्दों को गिनाएगी। और मायावती ने ये बयान देकर कि अब अगर हम सत्ता में आए तो हम पार्कों का वहाँ पर बनाने की बात हो, चाहे स्मारक बनाने की बात हो, हम उसकी बजाय हम विकास का काम करेंगे। ये बात कह के उन्होंने ये स्वीकारा है कि विकास एक मुद्दा है। और विकास मुद्दा तभी होता है जब सामने वाला काम कर रहा हो और आप उससे ज़्यादा काम करके दिखाने का वादा जनता से कर रहे हो। तो ये एक उनका एक बड़ा बात था। और बहन जी वाकई में बदली बदली नज़र आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम दबंगों को, बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे, जबकि बसपा में तो ऐसे लोगों का बोलबाला रहा है जो कि जिनकी आपराधिक छवि रही है या उनके ऊपर अन्य तरह के आरोप लगे रहे हैं। और अगर वो इस तरीके की बात कह रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बदली बदली नज़र आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में पार्क ही बनवाए, मूर्तियां ही बनवाई। अब वो कह रहे हैं कि हमने ये सब काम थोक में कर दिया, अब हम विकास के काम करेंगे। तो जनता को लुभाने के लिए उन्होंने जो बात कही है उसमें कुछ सच्चाई उन्होंने आज की स्वीकारी भी है। अगर हम बात करते हैं, आपने जैसे ओवैसी की बात करी, तो देखिए चुनाव का मौसम जब निकट है तो जो उत्तर प्रदेश की सियासी पार्टियां हैं वो तो अपना आधार बढ़ाने के लिए, जनाधार अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रयास करेंगे ही। लेकिन दूसरे राज्यों के दल भी अब अपनी सियासी ज़मीन खोजने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। और ऐसा करने का उनको हक भी है। कोई भी देश में कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकता है, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ा सकता है। जो प्रक्रियाएं हैं बस उनका पालन करते रहिए। ओवैसी वहाँ पर आए हैं तो अब ये आरोप लगना स्वाभाविक है उन पर कि आप यहाँ बीजेपी की मदद करने आए हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस सबका यही कहना है कि जहाँ पर ओवैसी जाते हैं वो बीजेपी की मदद करते हैं, क्योंकि उनके आने से मुस्लिम मतों में विभाजन होता है और उसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। ये सब आरोप लगते रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान में बहुत बड़ा अच्छा सवाल पूछा है सपा, बसपा और कांग्रेस से। उन्होंने कहा है कि चाहे हम 2017 का जो विधानसभा चुनाव है, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव, उन तीनों चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश में एक भी कैंडिडेट नहीं दिया और बीजेपी जीत गई। तो हम कैसे हो गए यहाँ पर कि हम वोट कटवा आप हमारे को कह रहे हैं? इस बात में दम है। तो लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के अभी के अगर हम समीकरणों को देखें, एक हाल में एक सर्वे आया वो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। लेकिन पिछली बार जो 325 के आसपास सीटें आई थी उनकी, वो कम जा रहा है। वो कम जा रहा है, शायद 250 के आसपास रह जाएं।
देखिए, अब आंकड़ों के खेल में जब सत्ता बनानी होती है, सरकार बनानी होती है, तो अगर आपके पास एक सीट भी फालतू है तो आप सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल। 403 में वहाँ पर कुल असेंबली है, जिसमें से 202 या 203 पे वहाँ सरकार बनती है। तो अगर फिर भी बीजेपी को अगर सर्वे दिखा रहे हैं 270 के ऊपर जा रही है, तो ये एक कामयाबी ही है कि बिल्कुल। सरकार रिपीट हो रही है। और ऐसा शायद 3-4 दशकों में पहली बार होगा यूपी में, जबकि वहाँ पर कोई सरकार रिपीट हो रही हो। तो ये एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन जो मुस्लिम अगर मतों की बात अगर हम कर लें, तो मुस्लिम मत इस समय एकजुट नज़र आ रहा है। वो समझ रहा है कि हमको बांटने की कोशिश होगी, हमको लुभाने की कोशिश होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम वोट जाएगा। और आप देख लीजिए कि चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे अगर हम बात कर लें जो हाल के उपचुनाव हों वहाँ पर, तो उसमें मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा है और उनको एकजुट रखने में समाजवादी पार्टी सफल नज़र आ रही है। अगर हम बात करते हैं जो आजकल सभी का जो ब्राह्मण प्रेम दिख रहा है, काफ़ी कुछ लोग ब्राह्मणों के लिए वादे कर रहे हैं, उनके साथ जो कथित अन्याय हुए हैं उसके लिए न्याय दिलाने की बात करें, तो तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ब्राह्मण जो है अभी पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी के साथ था। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसने कोई मन बदल लिया होगा। और अगर आप विकास दुबे या और किसी अन्य अपराधी का नाम लेकर के उसका एनकाउंटर करा दिया और उसकी जाति अगर आप बताते हैं, तो अपराधी की जाति नहीं होती, अपराधी का धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। और कोई अपराधी मार दिया गया है, इससे कोई ब्राह्मण नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि वो कानून का जो शासन बना रहे, इसके लिए हर वर्ग जिस तरीके से चाहता है, ऐसे ही ब्राह्मण भी चाहता है। तो इसलिए आप किसी अपराधी का नाम लेकर कि नहीं उसको एनकाउंटर क्यों कर दिया, आप ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश करेंगे, तो ब्राह्मण ये गलती आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम जो सियासी समीकरण वहाँ बन सकते हैं, अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें 2-3 चीज़ें साफ हैं कि जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में ही होना है। समाजवादी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि हम इस बार किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और हम छोटी-छोटी पार्टियों का ही साथ लेंगे। उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि पिछले चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, तो बड़ी संख्या में सीटें भी छोड़नी पड़ी थी। अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि जितनी ज़्यादा सीटें लड़ेंगे उतनी ज़्यादा सीटें हम जीत पाएंगे। और इसलिए जब बड़ी पार्टियां होती हैं और छोटी पार्टियां होती हैं, जब उनसे गठबंधन की बात हो रही होती है, तो छोटी पार्टियों से डील करना आसान होता है, बड़ी पार्टियां ज़्यादा नखरे करती हैं। तो अखिलेश यादव की कोशिश होगी कि समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े। और अखिलेश यादव को बिहार वाला भी आंकड़ा समझ में आ रहा जी होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने ही उम्मीदवारों को उतारने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ही ठीक है, जो शिवपाल यादव उनके चाचा हैं, वो भी कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर आ रहे हैं। अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की, वो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर बैठे हुए हैं, ओवैसी उनके साथ हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनकी कोई इतनी पकड़ है कि वो अपने बलबूते 6-7-10 सीटें जीत जाएंगे। अपनी सीट भी निकाल लें तो बड़ी बात हो जाएगी। वो ओवैसी हो सकता है कि कुछ जगहों पे, ख़ास तौर पे ऐसा लगता है कि पश्चिम में वो कुछ अपना दिखा सकते हैं, आधार कुछ वहाँ पर वोट काट सकते हैं। क्योंकि पश्चिम में अगर हम बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर अभी, क्योंकि किसान आंदोलन भी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें, तो सब कुछ एक तरह से बिखरा हुआ है। अभी आप कोई आकलन नहीं लगा सकते ये किसके साथ जाएंगे, ये किसके साथ जाएंगे, ये किसके साथ जाएंगे, क्योंकि अंतिम समय में राजनीति किस करवट बैठ जाए उस पर मतदाता और फिर अभी भी चुनाव में वक्त है 3-4 महीने का वक्त है। और ख़ास तौर पे चुनावी राजनीति में तो एक रात पहले ही बहुत सारी चीज़ें पलट जाती हैं, तो इसलिए अभी कुछ उसमें कह नहीं सकते। और लेकिन हम एक बात कह सकते हैं कि सभी पार्टियों ने, ख़ास तौर पे जो उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं, सब ने अपनी अपनी तैयारी तेज़ कर दी है। बीजेपी तो कर ही रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में है, वो भी उम्मीदवार चयन का काम हो, चाहे जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, उसका काम देख रही हैं। और हम बात कर लें समाजवादी पार्टी की, तो वो लगी ही वही है। और बात करें मायावती की, तो उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है। अभी शायद 2019 के बाद पहली बार उन्होंने संबोधन दिया है, और वो जो ब्राह्मण सम्मेलन था उसी में संबोधन दिया। तो लगातार पार्टियां कर रही हैं। ओवैसी भी जो उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ गए, लखनऊ में रहे, अयोध्या में रहे, सुल्तानपुर रहे, बाराबंकी गए, सब जगह उनके जो सभाओं में भीड़ उमड़ी है। बाराबंकी में तो उनको सभा की अनुमति नहीं मिली, लेकिन फिर भी जो एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पे उन्होंने अपने लोगों को संबोधित किया, वहाँ भी अच्छी खासी भीड़ थी। उनको देखने सुनने के लिए भीड़ उमड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो भीड़ उमड़ रही है वो शायद उनको वोट भी देगी, इसकी कोई गारंटी मुझे अभी फ़िलहाल भीड़ वोट में तब्दील हो जाए ऐसा अभी फ़िलहाल नहीं लगता है। बिल्कुल सर। लेकिन सर, आपने इतनी सारी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बातें कहीं, 2 सवाल
मेरे मन में आपके इन तमाम जवाबों से निकल कर आए। पहला, कि उत्तर प्रदेश को अगर 2 हिस्सों में बाँटे, तो एक पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जहाँ भाजपा के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा मान रही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अब भी मतलब भाजपा के साथ हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ किसानों की वजह से भाजपा को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ लगातार दावा कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें जीतनी है, तो उसे मायावती और ओवैसी को मजबूत होते एक तरीके से मजबूत करना चाहिए, जी। क्योंकि ये दोनों मजबूत होंगे तभी अखिलेश यादव का जो आपने जो बातें कही कि मुस्लिम और यादव एक मुश्त होकर अखिलेश यादव के पक्ष में है, जी। ऐसे में अगर मायावती और ओवैसी मजबूत होते हैं तो मुसलमानों का वोट कटेगा, जो भाजपा के लिए फायदे में है। जी। तो क्या आप इससे सहमत हैं? और दूसरी चीज़ कि अभी सभी दल जहां एक और अपनी रणनीति को ही एक तरीके से साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं, जातीय समीकरण को देख रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, वहीं भाजपा 5 राज्यों के लिए अपने चुनावी प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा तमाम दलों से आगे है, तो क्यों ना कहा जाए कि हमेशा चुनाव मोड में रहने वाली पार्टी है। जी। नहीं, जैसे आपने पहली बात कही, उसका मैं जवाब देता हूँ, और उसमें आपने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अभी एक बिल्कुल एक उलझी हुई बिल्कुल। पहेली बनी हुई है कि वो किस करवट बैठेगा। और पश्चिम उत्तर प्रदेश, इसमें लोगों को बड़ा एक उसकी प्रतीक्षा है कि क्या होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अगर हम हाल में जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, उनके नतीजों को देखें, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा। ठीक है, बहुत सारे आरोप भी लगे कि नहीं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन किया गया, वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन रिजल्ट जो आता है सामने वो अलग चीज़ है। अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर में अभी जो महाकिसान पंचायत हुई थी, किसान महापंचायत हुई थी, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से भीड़ उमड़ी थी। जो किसान नेता हैं उन्होंने दावा किया है कि 10 लाख तक लोग थे। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मीडिया है, अगर आप उसको देखेंगे तो एक चीज़ सामने आती है कि बाहरी लोग वहाँ पर ज़्यादा पहुँचे थे। पंजाब से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, राजस्थान से, दक्षिण से भी आए थे। जो जनपद के लोग हैं उनकी भागीदारी बहुत कम थी। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि वो जो भीड़ थी वो सारी की सारी उससे बीजेपी को नुकसान होने वाला है। चुनाव जब आएगा बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, और बीजेपी ने जो क्षेत्रवार संगठन के प्रभारियों की नियुक्ति की है, और आपने जैसा कहा कि जो 5 प्रदेशों के प्रभारियों की घोषणा की है, तो वो सब भी अब काम संभालेंगे। जो स्थिति है वो बदलेगी, और ख़ासतौर पे जो यूपी के जो बनाए गए हैं इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी जो बनाए गए हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। पेट्रोलियम मंत्री होने के नाते उन्होंने उज्ज्वला योजना का जो क्रियान्वयन है वो इतना बढ़िया किया था यूपी में कि पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें बीजेपी की बड़ी जीत का एक कारण ये भी माना गया था कि उज्ज्वला उन्होंने घर घर तक कैसे पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित किया था। तो धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी वर्ग से आते हैं, और बीजेपी ने खास तौर पर एक अपना जो चेहरा दिखाया है कि हम ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को, जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको हम प्रमुखता देते हैं। उस नाते भी ये जो लिस्ट है उसमें आप देखेंगे जो नाम है, और ख़ास तौर पे 13 मंत्रियों की ड्यूटी लगा देना 5 राज्यों के चुनाव में दिखाता है कि बीजेपी इन चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है, कितनी ज़्यादा वो आतुर है वो चुनाव जीतने के लिए। तो सब कुछ होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अलीगढ़ जा रहे हैं। अलीगढ़ में वो एक जाट नेता के नाम पर विश्वविद्यालय का भी वहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं, और ऐसे ही कई सारे और कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री के। तो पश्चिम में जब प्रधानमंत्री खुद उतरेंगे, और अभी तो प्रधानमंत्री के खास सिपहसालार माने जाने वाले अरविंद शर्मा, उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगाया गया है कि आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जा सके। बहुत सारे लोगों को, चाहे वो संघ से जुड़े आनुषंगिक संगठन हों, चाहे जो आरएसएस के प्रचारक हैं, चाहे जो बीजेपी के जो नेता हैं, बहुत सारे लोग इस काम में ऑलरेडी लग चुके हैं कि स्थितियों को कैसे अपने अनुकूल किया जाए। और ठीक है, हमको टीवी पर दिखता है कि राकेश टिकैत बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे की बात कह रहे हैं, या बक्कल तार देंगे की बात कह रहे हैं, इस तरीके की बात कह रहे हैं। लेकिन जो आम किसान है, जो छोटे किसान हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। अभी सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है फसलों का। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे किसान को फ़ायदा हो रहा है। वो किसान देख रहा है कि पॉलिटिक्स क्या
चल रही है। और जो किसान नेता इस आंदोलन को चला रहे हैं, वो उनके मुंह से कई बार ऐसी बातें निकल जाती हैं कि आम किसान को ये बात समझ में आ जाती है कि वो राजनीति कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि समय जैसे जैसे और करीब आएगा, स्थितियां अभी जो विपरीत दिख रही हैं, शायद वो बीजेपी के अनुकूल हो जाएं। और जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी चाहती है कि मायावती मजबूत हों और ओवैसी मजबूत हों, ताकि उसको फ़ायदा हो। तो हाँ। इस तरीके का भी गणित होगा। देखिए, क्योंकि बीजेपी, जैसा आपने कहा, सही कहा, कि चुनावी मोड में ही रहती है और वो प्लान ए पर भी काम कर रही होती है, प्लान बी भी उसका साथ साथ चल रहा होता है। तो प्लान ए यही है कि सीधा सीधा जो किसानों का दिल जीता जाए। प्लान बी यही है कि ठीक है कि अगर जो किसान नेता किसानों का दिल जीतने की राह में बाधा बनते हैं, तो वो फिर जो जिसको कहते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे होता है कि मायावती और ओवैसी वोट काटें ताकि वैसे फ़ायदा हो। बिल्कुल। आ, हमने बात की इस वक्त किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, लेकिन सर इसके अलावा हमें बात करना चाहिए किसानों को लेकर भी। जिस तरीके से हरियाणा में हमने देखा, करनाल में मिनी सचिवालय का घेराव हुआ, यह 28 तारीख की घटना जो हुई थी जी। उसके विरोध में ये सब हुआ है। किसान, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया कि क्या ये वाकई में किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था नवंबर दिसंबर में वैसा ही है, या पूर्णतः यह राजनीति हो गया है, दंगा एकमात्र उद्देश्य रह गया है? आप अपने मांगों को लेकर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन का तो आप दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपका रवैया है, आपने कुछ बयानों का भी जिक्र किया कि ईंट से ईंट बजा देंगे, बक्कल ताड़ देंगे, ये क्या इंगित करता है और आखिरकार अब यहाँ से ये लड़ाई किधर जाती हुई दिखाई दे रही है? जी। नहीं, देखिए, ये अगर अभी कुछ दिन पहले एक बीजेपी के नेता ने, हालांकि उस टिप्पणी पर उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, मवाली कह दिया था। और कभी जो किसान नेता हैं, कुछ लोग उनको खालिस्तानी बोल देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कुछ और कुछ और कुछ और, ऐसे कहते हैं। लेकिन किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के साथ शुरू से खड़े हैं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल। उन्होंने अभी खुद जो बयान दिया है कि जो किसान नेता हैं नक्सली हैं। उन्होंने, जो कि किसान आंदोलन के साथ में खड़े हैं, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि किसान नक्सली हैं, ये जो किसान नेता हैं ये नक्सली हैं जो इस आंदोलन को चला और रहे उनके हैं। काफिलों का भी कई बार घेराव हाँ, हुआ है। उनके काफ़िलों का। देखिए, आपको अपने अधिकारों की मांग करने का, अपने लिए कुछ चीज़ मांगने का और किसी फैसले पर विरोध जताने का पूरा पूरा अधिकार है। संविधान आपको पूरे अधिकार देता है, लेकिन अधिकार के साथ आपके कर्तव्य भी हैं। कर्तव्य ये है कि आप कानून व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें और एक जो प्रक्रिया है उसके तहत आप अपने अधिकारों की मांग करें और अपने अधिकारों की मांग करते हुए दूसरों के अधिकारों को बाधित ना करें। लेकिन ये जो किसान नेता अपने आप को बता रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? आप देखिए कि जो दिल्ली के बॉर्डर्स को उन्होंने एक तरह से सील किया हुआ है, तो उसमें जो थोड़े से रास्ते हैं, जो रास्ते खुले हैं, उनसे लोगों को कितनी होती है परेशानी, आते वक्त जाते वक्त लंबे लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। किसी को इमरजेंसी हो तो उसको दिक्कत हो सरकार जाती ने है। 16 लेन बनाए हैं और जी। जनता के लिए अभी 4 लेन खुले हैं। जी। और ऐसे ही अब आप चेतावनी दे देते हैं कि हम लखनऊ को सील कर देंगे, आप चेतावनी देते हैं कि हम दिल्ली का गला घोंट देंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं दिखाती हैं कि आप आंदोलन नहीं चला रहे हैं किसानों का, आप कुछ और चाह रहे हैं। यूपी में जो मुजफ्फरनगर में जो किसान महापंचायत हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या नहीं बोला गया। उसमें मुजफ्फरनगर दंगों की बात हुई है। भाई, आपका जो विरोध है वो किसान कानूनों की बात है, आप वो केंद्र के हैं कानून, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्यों गरिया रहे हैं? आप मुजफ्फरनगर दंगों की बात क्यों उठा रहे हैं? क्यों जनता के जोखमों पर आप एक तरह से नमक छिड़क रहे हैं? तो आप उन पर बात कीजिए ना, लेकिन आप उस पर बात नहीं करके आप दूसरे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि सरकार देश बेच रही है, देश के संसाधनों को बेच रही है। आपकी जो मांग थी आप उस पर बात करिए। आप एमएसपी की बात कर रहे थे, आप 3 कृषि कानूनों की बात कर रहे थे, ठीक है, आप उन पर बात कीजिए। आप बाकी सब मुद्दों पे क्यों जा रहे हैं? आपका जो आंदोलन है वो चुनावी है, वो राजनीतिक है, ये चीज़ें साबित होती हैं। किसानों की ओर से आयोजित, अब पिछली कई बार ये लोग कभी कोई स्टेट बंद कर देते हैं, कभी भारत बंद कर देते हैं, कभी जो महापंचायत बुलाते हैं। तो इन सबको जिस तरह से विपक्षी दल समर्थन देने के लिए बयान जारी करते हैं, वो दिखाता है कि इनको समर्थन किसका है। जहाँ तक करनाल की घटना की बात है, ये बात ठीक है कि जो अधिकारी है, अगर उसने ऐसा कहा है कि अगर प्रदर्शनकारी सुरक्षा चक्र तोड़ते हैं तो उनके सिर फोड़ देना, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन सुरक्षा चक्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सुरक्षा देने की जिम्मेदारी जिसकी है तो वो भी मेहनत कर रहा है, जरा हम उसका भी ध्यान रखें।
अब बात आती है कि आप अधिकारी के बयान का तो विरोध कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? आप पुलिस वालों को दौड़ा रहे हैं, हाथ में कस्सी फावड़े ले रखे हैं, आपने पुलिस वालों को दौड़ा रहे हैं, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए था। और दूसरा, जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, उसने एकदम सही फैसला किया है कि अधिकारी का तबादला किया है और उनको सजा, इसको मान लेना चाहिए तबादले को, और निलंबन नहीं करके एक अच्छा काम ये किया है, क्योंकि अगर निलंबन हो जाएगा उस अधिकारी का, तो आप सोचिए कि अधिकारी जो वर्ग है उसके मन में एक ये संदेश जाएगा, एक ये भावना आएगी कि सरकार सिर्फ अपने जो लोकप्रियता हासिल करना चाहती है और उनका मनोबल गिरेगा। वो कोई एक कड़ा फैसला लेने से कानून व्यवस्था बनी रहे किसी भी कीमत पर, इसके लिए काम फिर करने से हिचकेंगे वो। तो उनका मनोबल बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब कोई पार्टी की सरकार आती है तो वो सरकार इसलिए आती है क्योंकि उसने जनता से वादा किया होता है कि हम कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर बनी रहनी चाहिए। और ठीक है, वो जब हम बात करते हैं किसी भी कीमत पर बनी रहनी चाहिए, तो एकाध वाक़ये होते भी हैं, वो किसी को अप्रिय लग सकते हैं, किसी को ठीक लग सकते हैं, वो एक अलग विषय है। और हरियाणा सरकार ने कहा भी है कि हम जो पूरे प्रकरण की जांच कराकर जांच कराने के लिए तैयार हैं, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, तो उसको मानना चाहिए। आप वहीं बैठ गए, आप रात, वो फिर ठीक है सोशल मीडिया पर चल जाता है कि देखो किसान कैसे सो रहे हैं, किसान वहीं पर खाना बना रहे हैं। तो अब ये सब आंदोलन जीवी बन चुके हैं। आप देखिए कि जो चेहरे आपको यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर नज़र आते हैं योगेंद्र यादव के या राकेश टिकैत के, वही मुजफ्फरनगर में, और यही अब करनाल में, यही हो सकता है किसी और शहर में। अब धीरे धीरे तो आंदोलन जीवी हैं। जो प्रोफेशनल आंदोलन जीवी बन गया है उसको आप कुछ समझा नहीं सकते। आप बार बार खबर आती है कि जो करनाल का प्रशासन, उससे बातचीत तीसरे दौर की हुई, चौथे दौर की बात हुई, विफल हो गई बातचीत। तो जब वो सोच कर बैठे हैं कि हमको वार्ता विफल करानी है, तो अब कितने दौर की बातचीत कर लीजिए। हो सकता है आने वाले दिनों में कई दुकानों के सामने लिखा रहा हो कि हमारे यहाँ आंदोलन के लिए लड़के दिए जाते हैं। हाँ, तो किराए पे मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, एक नारा खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसका राजनीतिक संदेश क्या जाएगा लोगों के भीतर, इसको हम जानना चाहेंगे। फिर अपने कार्यक्रम का अंत हम करेंगे। अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। देखिए, ये जो एक इसको धार्मिक नारे हैं दोनों ही, लेकिन इनको जोड़कर राजनीतिक नारा बना दिया गया, ऐसा ही कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर कार्यक्रम। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।